हेलो एंड वेलकम टू सिविल कोड आईएएस। दिस इज आवर प्रीलिम्स पीवाईक्यू सीरीज एंड हम लोग 2024 की पेपर डिस्कस कर रहे हैं। 2023 तक कंप्लीट हो गया है। 2024 का 15 नंबर क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट कर लिया है। आज 16 नंबर से डिस्कस करेंगे। हम अप टू डाउन डिस्कस करेंगे, जैसे 2024 2024 हो गया, फिर 2022 फिर 2022 यानी 2021 2020, ऐसे 2000 मिनिमम 2013 तक करेंगे। वैसे अगर टाइम बचा तो 2012-11 का भी कर लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर पे आते हैं 16 नंबर। निम्नलिखित क्षेत्रों में से एक, यानी अब कोई क्षेत्र दे रहा है, 4 क्षेत्र दे दिए, अब कह रहा है उसमें से कोई एक जो है विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय पीठभूमि। अब पीठभूमि क्या है देखेंगे, उष्णकटिबंधीय पीठभूमि का कहाँ है वो देखेंगे, उसकी लोकेशन। जो जीवाश्म ईंधन से होने वाले लगभग 3 वर्ष के वैश्विक कार्बन उत्सर्जन, यानी जो जीवाश्म ईंधन से उत्सर्जन होता है वो कितने वर्ष के, लगभग 3 वर्ष के वैश्विक कार्बन उत्सर्जन को धारण करता है, और जिसके संभाव्य विनाश है, और यदि उसका विनाश हो जाता है तो वैश्विक जलवायु पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। विश्व के क्लाइमेट पे क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा वो भी देखेंगे। उनमें से कौन सा क्षेत्र है ये पूछ रहा है। ठीक, तो अब हम देखते हैं अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन, किकोरी बेसिन और रियो डा ला प्लाटा बेसिन। तो हम जानते हैं दुनिया का सबसे बड़ा बेसिन अगर कोई है नदी बेसिन तो अमेजन बेसिन है, उसके बाद दूसरा बड़ा कांगो बेसिन है। ठीक, पर यहाँ बात कर रहा है पीठभूमि। पीठभूमि क्या होता है, तो पीठभूमि जो होता है वो एक आर्द्रभूमि का ही प्रकार होता है, वो एक प्रकार का आर्द्रभूमि यानी वेटलैंड भी होता है। वेटलैंड क्या होता है, तो अगर हम देखें वेट लैंड, तो वेट मतलब भींगा और लैंड मतलब भूमि। तो वैसी भूमि जो भींगा हुआ हो, कहने का मतलब जो थोड़ी पानी भरा हुआ हो, दलदली क्षेत्र हो, इस टाइप का हो। अब जैसे इसका इमेज देखिए, ये है हमारा पीटलैंड है, ये देखिए पीटलैंड के ऊपर से कुछ वो जंगल झाड़ उग गए और नीचे पानी भरा हुआ है, फिर उसके नीचे मिट्टी है, भूमि है। ठीक, तो अब हम देखते हैं, फिर इसके बारे में डिटेल देखते हैं, उसके बाद ऑप्शन पे देखेंगे कि क्या हमारा ऑप्शन है। ठीक, पीठभूमि की बात करें तो हमने देखा कि एक प्रकार का ये वेटलैंड होता है। ठीक, इसे हम लोग पीट सॉइल, पीट बॉग या ऑर्गेनिक सॉइल भी कहते हैं। ध्यान रखें, ऑर्गेनिक सॉइल भी कहते हैं। यानी वह क्षेत्र है जहां मृत पौधे व जैविक पदार्थों का आंशिक अपघटन जल से संतृप्त परिस्थितियों में होता है। यानी अगर मान लेते हैं कोई पेड़ पौधा सड़ा गला, तो उसका जो है आंशिक अपघटन कहाँ होगा, तो जल में संतृप्त होकर के। यानी वो जो कोई ये जगह है, यहाँ जल है, जैसे हमने देखा, ये देखिए, अब मान लेते हैं यहाँ कोई पेड़ पौधा है, तो इसका जो है आंशिक अपघटन कैसे हो रहा है, तो जल में सड़ करके हो रहा है। ठीक, तो जल से संतृप्त यानी वाटर लॉग परिस्थितियों में होता है, जिससे गाढ़ा काला कार्बन समृद्ध पदार्थ बनता है, जिसे पीट कहते हैं। क्यों, क्योंकि उसके अंदर जो है कार्बन स्टॉक हो जाती है। अब देखते हैं, एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि जहां मिट्टी से अधिक सड़ी हुई वनस्पति, यानी मिट्टी से ज़्यादा वहां की वनस्पति सड़ा हुआ, वही पीठभूमि होती है। ठीक है, अगर निर्माण की प्रक्रिया देखें, फॉर्मेशन प्रोसेस, तो कैसे होता है, तो जल भराव होने से होता है कि भूमि में जल का जमाव हो गया, मिट्टी में ऑक्सीजन की कमी हो गई। ठीक, ऑब्वियसली बात है, जब जल का जमा होगा तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। अपघटन धीमा होता है, यानी जल भराव के कारण मृत वनस्पति का पूरा अपघटन नहीं हो पाता, धीरे 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 सड़ सड़ के अपघटन होता है। संचयन, ये अध अपघटित जो है, यानी पूरी तरह से नहीं, आंशिक अपघटित जो अवशेष जो है वो परत दर परत जमते चले जाते हैं, कि पहले ये हुआ, फिर इसके ऊपर लेयर, फिर इसके ऊपर लेयर, और ये पानी में सब हो रहा है। ठीक, पीठ परत बनना यानी सैकड़ों वर्ष में मोटी परत 1 से 5 मीटर या उससे अधिक, मतलब ये याद करने की जरूरत नहीं है कितने मीटर, पर मोटी परत बन जाती है। ठीक है, जिसमें 30 से 60% तक कार्बन होता है उसमें। क्यों, अब वो कार्बन स्टॉक उसमें जमा हुआ है, मान लेते कुछ ऐसा हो गया, वो खत्म हो गया, तो वो कार्बन बाहर निकल जाएंगे, तो इसीलिए वो ग्लोबल क्लाइमेट को ये नुकसान पहुंचाएंगे। अब इसका यूज़ की बात करें, पीठ का उपयोग क्या है, तो अगर ईंधन के रूप में भी होता है। कैसे, तो सूखा पीठ जो है, मान लेते हैं अब कोई पीठ क्षेत्र है वो सूख गया, तो ठोस ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है, उससे बनाया जाता है, ईंधन के रूप में उसे तैयार किया जाता है। बागवानी में मिट्टी में नमी बनाए रखने हेतु ये बागवानी हॉर्टिकल्चर के लिए पीठभूमि का उपयोग किया जाता है, ये ध्यान रखें। औद्योगिक उपयोग क्या है, तो कार्बन आधारित उर्वरक या अमोनिया का उत्पादन किया जाता है पीठ उर्वरक क्षेत्र में, वो पीठ लैंड क्षेत्र में। जैव ईंधन अनुसंधान, यानी पीठ को बायोफ्यूल में परिवर्तित करने पर शोध जारी है, यही ईंधन के रूप में यहाँ होता है। ठीक, अगर पीठलैंड का पर्यावरणीय महत्व की बात करें तो कार्बन भंडारण वहाँ बहुत होता है, यानी पीठभूमि जो है विश्व का केवल 3% क्षेत्र घेरती है, परंतु सभी वनों से दोगुना कार्बन संचित करती है। जैव विविधता भी हाई होगा, ऑब्वियसली बात है। जल संतुलन को मेंटेन रखता है, क्योंकि जल को सोख कर धीरे धीरे छोड़ती है, फ्लड बफर की तरह ये कार्य करती है। जलवायु नियंत्रण भी करता है, जैसे ग्रीन हाउस गैसों के शोषक के रूप में कार्य करता है, CO2 के तो ऑब्जर्व कर ही रहा है। सांस्कृतिक उपयोग देखें तो पीठ को ईंधन के रूप में भूमि संशोधन और बागवानी में प्रयोग किया जाता है। अब यदि उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल पीटलैंड देखें तो हमने इतने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अब इतने क्वेश्चन डिस्कस करने से आपको पता चल गया होगा कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र क्या होता है। जो इक्वेटर 0 डिग्री के आसपास का जो क्षेत्र है वो होता है हमारा उष्णकटिबंधीय होता है। ठीक, तो उष्णकटिबंधीय पीठभूमि की बात करें तो ये 23.5 डिग्री
नॉर्थ से 23.5 डिग्री यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है उसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। तो उसमें पीठभूमि लग गया तो क्या हो गया, वो उष्णकटिबंधीय पीठभूमि हो गया। अगर उष्णकटिबंधीय में वर्षावन लग गया तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन हो गया। वो कीवर्ड ध्यान रखें कि ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहाँ होता है, फिर उपोष्ण, फिर शीतोष्ण, फिर शीत, ये सब ध्यान रखें, उसके बाद वो उसकी मीनिंग निकालने में आसानी होती है। अब कुछ अन्य क्षेत्रों के पीटलैंड देखें तो ठंडे क्षेत्रों में जैसे फिनलैंड कनाडा में तो बॉग है, वहाँ बॉग कहलाता है, वर्षा से बना, पोषक तत्व कम होता है। नीदरलैंड और जर्मनी की बात करें तो फेन वहाँ होता है, भूजल से बना, पोषक तत्व अधिक होगा उसमें। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में तो हमने देख लिया कि दलदल होता है, जल भराव प्लस पेड़ पौधे होते हैं। और अगर सुंदरवन, इंडोनेशिया, इन सभी क्षेत्रों में देखें तो मैंग्रोव पीटलैंड होती है, जैसे ज्वारीय तटीय क्षेत्र में जैविक अवशेष होता है। अब विश्व की प्रमुख पीठभूमि देखें तो कांगो बेसिन तो दिया ही हुआ है कि कांगो बेसिन है जो विश्व की सबसे बड़ी पीठभूमि है। ये इंडोनेशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया की सबसे विस्तृत, बार बार आग लगने की समस्या यहाँ होती रहती है, प्रॉब्लम है इसकी। मलेशिया में भी पाम ऑयल खेती से प्रभावित होता है ये। अमेजन पीठभूमि तो नई खोजें उष्णकटिबंधीय कार्बन सिंक के रूप में उभर रही है, क्योंकि वहाँ कार्बन जो है वहाँ सिंक हो जाता है, स्टोरेज हो जाता है। तो हम क्वेश्चन पे आते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था। क्वेश्चन ये कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय पीठभूमि की बात करें कि विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय पीठभूमि है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन है, विश्व की सबसे बड़ी कांगो बेसिन है। अमेजन बेसिन नहीं है, किकोरी बेसिन भी नहीं है, रियो डला प्लाटा बेसिन भी नहीं। बाकी अमेजन बेसिन के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि दक्षिण अमेरिका में है, जो ब्राज़ील और अन्य देशों से होकर के गुजरती है। कांगो बेसिन तो साउथ अफ्रीका में, हम समझ गए। कांगो बेसिन पर 2023 में PYQ कोबाल्ट का पूछा था कि विश्व का 2/3 कोबाल्ट सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पादन होता है, तो वो होता है कांगो बेसिन में। कहाँ, कांगो बेसिन में, दक्षिण अफ्रीका में। अगर किकोरी बेसिन की बात करें तो पापुआ न्यू गिनी यानी इंडोनेशिया के ऊपर वाले क्षेत्र में है, वहाँ है। अधिक विविधता वन यहाँ पाया जाता है क्योंकि इक्वेटर के पास है, तो ऑब्वियसली होगा। रियो डा ला प्लाटा बेसिन की बात करें तो ये दक्षिण अमेरिका में है, यहाँ सोयाबीन और पशुपालन का उत्पादन, सोयाबीन का उत्पादन और पशुपालन जहाँ ज़्यादा होता है। और ये कहाँ से होता है, तो ये ब्राज़ील, फिर इधर हो गया आपका अर्जेंटीना, फिर यहाँ पराग्वे, उरुग्वे, इन सभी क्षेत्रों में, यानी ये नीचे आता है, यानी तो ये है रियो डी ला प्लाटा बेसिन है वो। तो ये हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है। अब देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो एक सेकेंड। कई उपभोक्ता उत्पादों के निर्माण के लिए प्रयुक्त होने वाले परफ्लुओरोएल्कील और पॉलीफ्लुओरोएल्कील पदार्थों यानी PFAS के पदार्थ संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और कौन से अब सही पूछ रहा है। तो PFAS पेयजल, खाद्य और खाद्य पैकेजिंग सामग्रियों में व्यापक रूप से पाए जाते हैं, यानी पीने वाले कुछ जो पेय योग्य है, फिर खाने वाले, और खाद्य पैकेजिंग जो पैकेजिंग किया जाता है उस सामग्रियों में व्यापक रूप से पाया जाता है। PFAS पर्यावरण में आसानी से निम्नीकृत नहीं होते, यानी आसानी से अपघटन नहीं होता, डिग्रेड नहीं होता है वो। PFAS के लगातार संपर्क के परिणाम स्वरूप जो है जंतुओं के शरीर में जैव संचय हो जाता है, यानी जंतुओं के शरीर में वो जमा हो जाता है, ठीक। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन में अगर मान लेते हैं एग्जामिनेशन हॉल में आप अगर आप बैठे हुए हैं और अगर आपको ये क्वेश्चन PFAS, अब कहाँ से इतना पढ़ के जाएंगे कि भाई इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन रहे। तो एक बात हमेशा ध्यान रखें, अगर कोई चीज़ का निगेटिव इम्पैक्ट हो रहा हो, कोई पदार्थ हो, कोई केमिकल हो, इन्वायरमेंट से रिलेटेड, तो UPSC उसको जरूर पूछेगा, क्योंकि उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हो रहा है तो वो ऑप्शन में देगा ही नहीं। ये प्रायर ट्रेंड में होता है कि UPSC अक्सर ऐसा ही स्टेटमेंट होता है जिसका निगेटिव इम्पैक्ट हो, ठीक। तो अब देखिए ये कह रहा है कई उपभोक्ता उत्पादों में, मतलब बहुत सारे जितने उपभोक्ता उत्पाद है कई की बात कर रहा है। अब पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि PFAS पेयजल, खाद्य और खाद्य पैकेजिंग सामग्रियों में व्यापक रूप से यूज होता है। अब हो सकता है बिल्कुल व्यापक रूप से यूज हो सकता है। अब ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ कई खुद दे रहा है तो उसके लिए व्यापक शब्द दे रहा है कि भाई PFAS पेयजल, खाद्य और खाद्य पैकेजिंग सामग्रियों में व्यापक रूप से पाए जाते हैं। अगर इससे स्टेटमेंट ना मिले तो आप दूसरा तीसरा पढ़े, पता चल जाएगा। PFAS पर्यावरण में आसानी से निम्नीकृत नहीं हो जाते। अगर वो डिग्रेड हो ही जाता, निम्नीकृत आसानी से हो ही जाता, तो फिर UPSC क्वेश्चन से ठीक क्यों करता, क्योंकि इससे नहीं हो रहा है, उसका कुछ निगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है, तभी तो उसने क्वेश्चन दिया है। तीसरे बात करें कि PFAS के लगातार संपर्क के परिणाम स्वरूप जो है जंतुओं के शरीर में जैव संचय हो सकता है। अगर जैव संचय नहीं होता, इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होता तो वो देता ही नहीं, दिया ही इसलिए है क्योंकि वो निगेटिव इम्पैक्ट है। आप कोई भी माइंड में डाउट ना रखें, ये सब ट्रिक और क्वेश्चन जितने भी हम बात करते हैं वो इसीलिए बात करते हैं ताकि जो पीछे हमारे क्वेश्चन पूछ चुका है उसके एनालिसिस पे अगर आने वाले एग्जामिनेशन में अगर हम बैठे तो उसमें दिक्कत ना हो, इस तरीके का क्वेश्चन हम आसानी से सॉल्व कर ले। इसका कोई ये नहीं रहता है कि ट्रिक लगा रहे तो ये गलत है, कुछ जिस भी माध्यम से अगर क्वेश्चन सही हो रहा है उसे हमें सही कर लेनी चाहिए, ठीक। और ये मेथड काम भी करती है, एलिमिनेशन प्रोसेस यही तो है फिर। तो देखते हैं अब सही कौन सा है। तो अगर हम एलिमिनेशन के बेस पर देखें तो इस तरीके का क्वेश्चन में प्रायः सभी सही होते हैं कि हाँ
व्यापक रूप से यूज किए जा सकते हैं, पाए जाते हैं, निम्नीकृत नहीं होते हैं तभी तो निम्नीकृत नहीं होंगे तो जैव संचय होंगे। ये दोनों तो एकदम रिलेटेड ऑप्शन है। और व्यापक रूप से पाए जाएंगे तभी तो फिर जैव संचय होते हैं उसमें। बाकी अब देखते हैं PFAS क्या है, यानी पर फ्लूओरोइल्किल और पॉलीफ्लूओरोइल्किल क्या है ये। तो हमारा ये रहा पर फ्लूओरोइल्किल, पॉलीफ्लूओरोइल्किल। कृत्रिम रसायन है, यानी मैनमेड है, ये आर्टिफिशियल रसायन है जिसमें कार्बन फ्लोरीन CF बॉन्ड होता है। तो ये नीड नहीं है, बस ये मैनमेड रसायन है, ये ध्यान रखें। यह बंध जो है पृथ्वी का सबसे मजबूत रासायनिक बंधों में से एक होता है। ये देखिए अत्यंत अस्थायी होता है, यानी हाईली परसिस्टेंट होता है, बहुत लंबे समय तक विद्यमान रहता है, भूजल, मिट्टी और जीवों में जमा हो जाते हैं। इसे कहते क्या है, तो फॉरेबल केमिकल्स के रूप में भी कहा जाता है, जो हमेशा रहने वाले रसायन है, फॉरेवर केमिकल्स का रहने वाले। ठीक, अगर इसके यूज की बात करें कि यूजेज इन डेली लाइफ में कहाँ यूज होता है, तो इसके हज़ारों उत्पादों में उपयोग होता है। ये बहुत ही ब्रॉड लेवल का होता है। ठीक, क्योंकि वे जो है पानी नहीं पकड़ते, तेल नहीं पकड़ते, गर्मी नहीं, क्योंकि इन सभी में जो है पानी नहीं होता है, तेल नहीं आता, गर्मी नहीं पकड़ते, घर्षण कम करते हैं ये जो PFAS केमिकल है। इसीलिए ये वस्तुओं में मौजूद होते हैं। नॉन स्टिक बर्तन, वाटर प्रूफ कपड़े, फाइटिंग फोम, फास्ट फूड पैकेजिंग, माइक्रोचिप निर्माण, कॉस्मेटिक, लिपस्टिक, क्रीम, कॉर्पेट, मतलब एक तरीके से सभी चीज़ में यूज होता है। क्यों? क्योंकि इसमें ये पानी को अपने पास भीगने नहीं देता है। जैसे ही पानी आएगा तो वो एक इस टाइप के कुछ कपड़े होते हैं ना, जिस पे पानी पड़ा वो फिसल गया, नहीं हुआ, फिर तेल भी नहीं आता है, गर्मी भी नहीं लगती, फिर घर्षण कम होता है, इसीलिए उसका यूज होता है बहुत ही ब्रॉड लेवल पे। अब अगर बात करें तो इसको फॉरएवर केमिकल्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि कार्बन फ्लोरीन बंध जो है सबसे अस्थायी बंध है। सूर्य की किरणें, चाहे बैक्टीरिया हो, पानी कोई भी तोड़ नहीं पाते। ये मिट्टी, जलवायु, जीवों में हजारों वर्षों तक रहते हैं, बहुत लंबे टाइम तक जीवों के शरीर में जमा हो जाता है। फूड चैन में ऊपर जाते जाते मात्रा बढ़ जाती है। तो अगर शरीर में जमा हो गया तो बायोअक्यूमुलेशन, अब जैसे कि आप किसी मछली के शरीर में जमा हो गया तो बायोअक्यूमुलेशन, उस मछली को कोई बड़ी मछली खाई, फिर उस बड़ी मछली को कोई आदमी खाया, कुछ भी खाया, तो वो फिर ऊपर चले जाता है फूड चैन में, तो उसे बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं, जैव संवर्धन। इसको जैव संचयन और इसको जैव संवर्धन कहते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, अगर ये फॉरएवर केमिकल्स है तो इसके मानव स्वास्थ्य पर भी कोई नुकसान तो पहुंचेगा ही बहुत सारे, जैसे कैंसर के लिए कॉजिंग होता है, कैंसर, हार्मोन संतुलन, इन सभी चीज़ों के लिए। ठीक, इससे एक रिलेटेड कॉन्सेप्ट है वही कि बायोअक्यूमुलेशन। ध्यान रखें कि किसी जीव के शरीर में जो है लंबे समय तक बार बार संपर्क होने से किसी रसायन का धीरे धीरे जमा हो जाना। अब ये मछली है, बार बार उस पानी में कोई अगर केमिकल आ रहा है, इसके मछली में वो कुछ खाया पिया, जमा हो गया, तो वो संचय हो जाना उसके शरीर में केमिकल का, वो बायोअक्यूमुलेशन हुआ। अब वो धीरे धीरे क्या होगा, उसको बड़ी मछली खाएगी, फिर उसके बाद वो इंसान खाएगा, तो वही बायोअक्यूमुलेशन जो जैव संचय केमिकल था वो आगे बढ़ते चला जाएगा फूड में। मीन्स जो है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे स्तर पर, फिर इसका सांद्रण बढ़ता चला जाता है। इसे ही बायोमैग्निफिकेशन यानी जैव संवर्धन कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। तो हम देखते हैं क्वेश्चन पे आते हैं। क्या क्वेश्चन है कि वही कई उपभोक्ता उत्पादों के निर्माण के लिए जो है यूज होने वाले परफ्लुओरोइल्किल और पॉलीफ्लुओरोइल्किल पदार्थ यानी PFAS के संदर्भ में, तो हमारा ये व्यापक रूप से पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। PFAS पर्यावरण में आसानी से निम्नीकृत नहीं होते, बिल्कुल सही है। PFAS का लगातार संपर्क के परिणाम स्वरूप जंतुओं के शरीर में जैव संचय हो सकता है, बिल्कुल सही है। तो D ऑप्शन है 1, 2 और 3। 18 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब पूछ रहा है कि परजीवाभ्य जातियाँ पैरासिटोइड स्पेसीज पाई जाती है उपयुक्त जीवों में कितने प्रकार में। तो परजीवाभ्य जातियाँ यानी पैरासिटोइड स्पेसीज। अब परजीवाभ्य जातियाँ क्या होती है वो भी देखें। अब देखिए कैराबिड बीटल्स, अब ये भाई साहब है कैराबिड बीटल्स, इस प्रकार के होते हैं, इनका इमेज सब समझिए। ये इसमें भी अलग अलग कलर के होते हैं, ये देखिए कलर इसका डिफरेंट डिफरेंट है, ये भी कलर है, ये है, ये है, ये कैराबिड बीटल्स है। ठीक, कैराबिड बीटल्स। फिर उसके बाद कांतर सेंटीपेड, जिसको कन खजूरा, अगर आप लोग ध्यान में हो कन खजूरा समझते होइएगा, तो वो ये रहा कन खजूरा भाई साहब। तो इसको कांतर यानी सेंटीपीड्स कहा जाता है। मक्खियाँ, फ्लाइज, ये 2023 में भी वो वैगल डांस वाली क्वेश्चन पूछा था मक्खियों पे। फिर दीमक, टर्माइट्स, ये रहा दीमक, जो इसका हम लोग बड़े करके दिखा रहे पर ये बहुत छोटा होता है। बरवास्प की बात करें तो ये भी 2023 में पूछ चुका है। ये रहा 2023 में जो पूछा था कि निम्नलिखित वो वैगल डांस वाला, जो अपने सगे संबंधियों को अपने खाद्य स्रोतों की दिशा और दूरी इंगित करने के लिए दोलन नृत्य करते हैं, तो यही है बरवास्प। ततैया भी बरवास्प का ही प्रकार होता है। और ये हो गया तितली, ये ड्रैगन यानी वाद्य पतंग ड्रैगन फ्लाई, और ये मधुमक्खी। ठीक, तो अब ये कह रहा है कि इसमें से उपयुक्त जीवों के कितने प्रकार में परजीवाभ्य प्रजातियाँ यानी जातियाँ पैरासिटोइड स्पेसीज पाई जाती है। तो अब देखते हैं कि परजीवाभ्य क्या होता है। तो पैरासिटिक स्पेसीज की बात करें तो परजीवाभ्य जातियाँ जो है किसी अन्य जीव यानी होस्ट के शरीर पर या अंदर रहकर
उससे पोषण प्राप्त करती है और इस प्रक्रिया में उसको नुकसान पहुंचाती है, यानी एक को पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और एक के निगेटिव। ठीक, अब मान लेते हैं एग्जांपल ले लेते हैं, एक होता है जू और पर ह्यूमन में। ठीक, तो जू और ह्यूमन में क्या है, तो जू अगर आपके वो बाल में रहते हैं, सर में रहते हैं, तो उसे तो फायदा होता है क्योंकि उसे पोषण मिल रहा है, पर उससे आपको नुकसान होता है कि आपका वो खून या जो भी वो नुकसान पहुंचा रहा है वो। तो ध्यान रखें कि अन्य जीव के शरीर पर या अंदर रह करके उससे पोषण प्राप्त करती है, इस प्रक्रिया में होस्ट को नुकसान पहुंचाती है, यानी पैरासाइट को लाभ होता है और होस्ट को हानि पहुंचता है। एक जीव दूसरे के खर्चे पर जीवित रहता है, इसको ऐसे कह सकते हैं, जैसे जू हो गया, पिस्सू हो गया, कुटक हो गया, लीच हो गया। ये ध्यान रखें इसका नाम कि जू ये पैरासाइट यानी परजीवाभ्य जातीय है, पिस्सू, कुटक, लीच ये सभी ध्यान रखें। इसे कहते हैं हम एक्टो पैरासाइट, यानी जो होस्ट के ऊपर रहते हैं, होस्ट है और इसके ऊपर है, अंदर नहीं गया हुआ है। एक होता है एंडो पैरासाइट जो होस्ट के अंदर रहते हैं, जैसे टेप वर्म हो गया, राउंड वर्म हो गया, प्लाज्मोडियम हो गया। तो ये सभी ध्यान रखें, नाम ध्यान रखें क्योंकि ऊपर नाम ही पूछा हुआ है। तो जो होस्ट के ऊपर रहते हैं वो जू हो गए, पिस्सू हो गए, कुटक हो गए, लीच हो गए जिसको जोंक कहते हैं। और एंडो पैरासाइट की बात करें तो जो होस्ट के अंदर रहते हैं वो टेप वर्म, राउंड वर्म और प्लाज्मोडियम की बात हो गई। फिर होलो पैरासाइट यानी पूर्ण परजीवी, पूरी तरह होस्ट पर निर्भर है, जैसे कुसुम या कुशजीवी, पौधों का पूरा रस चूस लेता है ये। अब हेमी पैरासाइट बात करें अर्ध परजीवी, तो कुछ खाद्य स्वयं बनाते हैं, बाकी होस्ट से चूते हैं, जैसे अब विस्कम, लॉरेंथस ये सब हो गए। बाकी इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो पशुओं में पाए जाने वाले तो प्लाज्मोडियम जिसे मलेरिया होता है, ट्राइपेनसोमा जो होता है वो स्लीपिंग सिकनेस, टैनिया यानी टेपवर्म जो आंतों में पाया जाता है ये अंदर होता है, और एसार्किस एस्कैरिस राउंडवर्म संक्रमण होता है। अब पौधों में बात करें तो अमरबेल जिसको कुस्कुत्ता कहते हैं जो ये होलो पैरासाइट है, और विस्कम जो है वो हेमी पैरासाइट, और कीटों में बात करें तो लूज हो गया, टीक हो गया और माइट्स हो गया। ये नाम इसलिए कह रहे हैं कि कुछ नाम ध्यान रखें क्योंकि स्पेसीज को पढ़ने का यही तरीका है, नहीं तो कब क्या दे दे पता ही नहीं चलता है, उससे क्वेश्चन बनता भी नहीं है। ठीक, तो अब आते हैं हम ऑप्शन पे कि कैराबिल्ड बीटल्स, कांतर, मखिया, दीमक और बरवास्प। ठीक, तो अगर हम इसकी डिटेल्ड देखें तो कैराबिल्ड बीटल्स क्या है, तो ये व्रिंग जो है मुख्यतः शिकारी होते हैं, लेकिन परजीवी प्रजातियाँ आमतौर पर इनसे जुड़ी नहीं होती है। ठीक, यानी इसमें कोई भी परजीवी प्रजाति नहीं होता है। कैराबिल्ड बीटल में कोई भी जो उसकी प्रजाति है वो परजीवी नहीं होती। सेंटीपीड की बात करें जो कनखजूरा जिसे बोलते हैं, तो शिकारी आर्थ्रोपोड है, यानी ये भी शिकारी है, आमतौर पर परजीवी प्रजातियों के लिए मेजबान के रूप में काम नहीं करती, यानी इसमें भी कोई परजीवी प्रजाति नहीं पाई जाती। अगर मक्खिया की बात करें तो मक्खियों की कुछ प्रजातियां खासतौर पर टैचिनीडे परिवार में जाने माने परजीवी है। ये मक्खियाँ दूसरों कीटों में या उन पर अंडे देती है और उनसे लार्वा मेजबान को खाकर अंततः उसे मार देती है, यानी उसके लार्वा मेजबान को खाकर और अंततः उसे मार देती है। तो ये परजीवी प्रजातियाँ मक्खियों में पाई जाती है क्योंकि मक्खी को पॉजिटिव हानि वो सकारात्मकता मिल गया और उसको नुकसान हो गया जो होस्ट था। दीमक की बात करें तो दीमक यू सोशल कीट है, यानी हालांकि वे ज़्यादातर अपनी लकड़ी खाने वाले व्यवहार के लिए जाने जाते हैं, लेकिन कुछ ततैया प्रजातियों खासतौर पर ड्राइनिडे परिवार से दीमक प्रजातियों के परजीवी के रूप में कार्य कर सकती है। परजीवी प्रजातियाँ दीमकों में पाई जाती है कि बहुत सारे दीमक की प्रजातियों में परजीवी है ही। ततैया ऑर्डर, ठीक, ततैया यानी ऑर्डर हाइमेनोप्टेरा है। ततैया परजीवीवाद के लिए सबसे प्रसिद्ध समूहों में से एक है। ततैया की कई प्रजातियाँ विशेष रूप से इचनेमोनिडे, यानी नाम याद रखने की नीड नहीं है, जो परजीवी है उसके कई प्रजातियों में अपने अंडे अन्य कीटों के अंदर या उन पर देते हैं और फिर उससे नुकसान हो जाता है होस्ट को। ठीक, तो हमारा देखें तो कांतर कैराबिड बीटल्स नहीं होगा, कांतर सेंटीपीड्स नहीं होगा, फिर उसके बाद मक्खिया हो जाएगा, दीमक हो जाएगा, बर यानी वास्प हो जाएगा। तो कितने प्रकार के परजीवाभ्य जाती है पैरासिटॉइड स्पेसीज पाई जाती है, तो केवल 3। अब हमने इसमें समझ लिया कि परजीवाभ्य प्रजातियाँ क्या होती है, मेन कॉन्सेप्ट यही था। बाकी जीव का नाम तो याद कर पाना बहुत मुश्किल है, स्पेसीज से क्वेश्चन बहुत जल्दी सही भी नहीं होते, पर फिर भी इस टाइप के एलिमिनेशन में हमने ऊपर बात किया था कि सभी 5 प्रायः नहीं होगा, हमेशा की बात नहीं करते पर प्रायः नहीं होगा। ठीक, तो अगर कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन हो तो एक्सट्रीम जो स्टेटमेंट है यानी सभी 5 जो ऑप्शन है वो काट दे, बाकी इन तीनों में आप एलिमिनेशन करके देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित पौधों पर विचार कीजिए, मूंगफली, कुल्थी यानी हॉर्स ग्राम और सोयाबीन और मटर पूछ रहा है कि उपयुक्त में से कितने मटर कुल यानी फैमिली के, मटर फैमिली के। तो अब इन मटर फैमिली की बात करें तो इनकी इमेज देखें तो ये है हमारा मूंगफली जो जड़ में उगता है, जड़ में पाया जाता है। ठीक, मूंगफली है ये फिर ये जो है हमारा कुल्थी है, हॉर्स ग्राम। ठीक, और ये हमारा सोयाबीन है। यदि मटर फैमिली की बात करें तो इसके बारे में थोड़ी डिटेल्स देखते हैं। तो मटर फैमिली जो है इसको लेग्यूम या पी या बीन फैमिली भी कहते हैं। ठीक,
मटर कुल एक विशाल पादप परिवार है जिसमें दालें, बीन्स, मटर, सोयाबीन, अल्फाल्फा घास, चारा फसलें और नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले पौधे यानी लेगुमिनोज फसलें जो होती है एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए सबसे बड़े परिवारों में से एक है। इसका वैज्ञानिक वर्गीकरण देखें तो संघ में एंजियोस्पर्म, और कुल की बात करें तो फैबेसिया या लीगुमिनास ये सभी होता है। आर्थिक महत्व की बात करें तो खाद्य फसलों में क्या है, मटर है, अरहर है, चना है, मूंगफली है, राजमा, सोयाबीन, मसूर, उड़द, मूंग, ये सभी क्या है, मतलब बहुत सारे हैं, वो मटर कुल के फैमिली है। इस तरीके का अगर क्वेश्चन दे तो इसमें सभी ऑप्शन सही मारे, क्यों, क्योंकि इस तरीके में जितने भी है प्रायः मटर फैमिली के होते हैं। अब कितना याद कर पाएंगे कोई भी, इसलिए वो सारी दे देता है आंसर। अगर देखें तो प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत है ये, ठीक। अब अगर मूंगफली की बात करें तो मूंगफली का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो एरेकिस हाइपोजिया है ये, फैबेसिया यानी ल्यूगुमिनस कुल का होता है ये। भारत के प्रमुख राज्यों में देखें तो गुजरात नंबर 1 पे उत्पादन में मूंगफली का, फिर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो 3 नाम याद रखें कि गुजरात हो गया, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक हो गया। विश्व में देखें तो सबसे ज़्यादा मूंगफली चीन, फिर भारत, तब नाइजीरिया और अमेरिका। ये चारों नाम याद रखें कि चीन पहले, भारत दूसरे नंबर पर, नाइजीरिया तीसरे नंबर पर, अमेरिका चौथे नंबर पर है। नाइजीरिया साउथ अफ्रीका का देश है, ठीक। कुल्थी की बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम जो है मैक्रोटिलोमा यूनिफ्लोरम है, और वही कुल जो है फैबेसिया है, क्योंकि वो मटर कुल से। ये मुख्य विशेषता देखें तो अत्यधिक सूखा सहिष्णु फसल है ये। कौन, तो कुल्थी, हॉर्स ग्राम, बहुत कम पानी में उगती है, मार्जिनल लैंड्स में भी उग सकती है, यानी छोटे क्षेत्र में भी उग सकती है। पल्स में जो है प्रोटीन रिच होता है ये, पल्सेस में कुल्थी दाल के नाम से जानी जाती है। अगर प्रमुख क्षेत्र देखें तो दक्षिण भारत, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में ज़्यादा उगाया जाता है। उत्तर भारत में उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ में। अब अगर सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन उत्पादन में सबसे ज़्यादा जो है मध्य प्रदेश। ये ध्यान रखें कि सोयाबीन का सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर राजस्थान। 3 है, पहला एमपी, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा राजस्थान। एमपी को सोया राज्य भी कहा जाता है। अगर विश्व की बात करें तो सबसे ज़्यादा उत्पादन सोयाबीन का यूएसए में, फिर ब्राज़ील में, फिर अर्जेंटीना, चौथे नंबर पे इंडिया और 5वें नंबर पे चाइना है। तो यूएसए के साथ जो इंडिया का ट्रेड डील हो रहा है उसमें सोयाबीन भी तो एक मुद्दा है कि सबसे ज़्यादा यूएसए जो है सोयाबीन का वो एक्सपोर्ट जो करता है वो चीन को करता है। तो वो चाह रहा है कि भारत भी अपना मार्केट खोले सोयाबीन के लिए, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा अगर प्रोडक्शन कोई करता है तो यूएसए, दूसरा ब्राज़ील, तीसरा अर्जेंटीना, चौथा इंडिया, 5वां चाइना। यानी तीनों जो है वो नॉर्थ अमेरिका का है, और फिर ये दोनों एशिया का है। तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या है कि इस टाइप के प्रश्न में सभी सही होते हैं, तो सभी 3 आंसर है, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए, ठीक। कह रहा है कि इंडियन फ्लाइंग फॉक्स को अन्य वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन पीड़क जंतु की श्रेणी में रखा गया है। अब इसमें हम कीवर्ड्स की बात करें तो इंडियन फ्लाइंग फॉक्स को थोड़ा देख लेंगे, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, और पीड़क जंतु क्या होता है वो देखेंगे, पीड़क जंतु की श्रेणी क्या होती है। अगर स्टेटमेंट 2 की बात करें तो इंडियन फ्लाइंग फॉक्स का अन्य जंतुओं, इंडियन फ्लाइंग फॉक्स जो है वो अन्य जंतुओं का रक्त पीता है, ठीक। अब वही स्टेटमेंट 1 और 2 वाली है, तो इसका तो बहुत ही आसान होता है। तो अगर हम इस क्वेश्चन को थोड़ी तरीके से सॉल्व करने की बात करें बिना इन्फॉर्मेशन, नॉर्मल इन्फॉर्मेशन के बेस पे, तो इंडियन फ्लाइंग फॉक्स को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन पीड़क जंतु। अब हमें पीड़क जंतु मालूम होनी चाहिए क्या होता है, तो पीड़क जंतु को वर्मीन कहते हैं इंग्लिश में। उसका मतलब होता है कि ह्यूमन के लिए ज़्यादा खतरा तो वर्मीन। अब जैसे किसी सूअर को भी वर्मीन घोषित किया जा सकता है, क्यों, क्योंकि वो फसल को नुकसान पहुंचा रहा है। फिर नील गाय जो होती है उसको भी पीड़क जंतु घोषित किया जाता है, बिहार में घोषित किया भी गया था ये, ठीक। अब दूसरा स्टेटमेंट देखें तो इंडियन फ्लाइंग फॉक्स अन्य जंतुओं का रक्त पीता है। ये थोड़ा एक्सट्रीम स्टेटमेंट है कि केवल वो अन्य जंतुओं का रक्त पीता है, तो फिर तो वो ह्यूमन को उससे नुकसान नहीं हो रहा है, तो प्रायः वर्मीन में नहीं काउंट होगा वो। सो ये सही नहीं हो सकता इसीलिए क्योंकि वो अन्य जंतुओं का रक्त पी रहा है, जो कि वर्मीन जो है प्रायः वो ह्यूमन को नुकसान देने के लिए होता है। अगर मान लेते ऐसा होता कि इंडियन फ्लाइंग फॉक्स जो है अन्य जंतुओं का रक्त पीता है, तो फिर तो हम ये भी कहेंगे कि लायन जो है वो तो हिरन को किल करता है, तो लायन भी वर्मीन हो जाए। तो ऐसा नहीं है, यदि उससे मनुष्य को ज़्यादा नुकसान हो रहा है तो उस चीज़ के लिए वर्मीन घोषित किया जाता है। और वर्मीन घोषित करने के क्या उसके कार्य है वो देखते हैं अभी, नीचे एनालिसिस कर। इसकी इमेज की बात करें तो ये देखिए, ये चमगादड़ की प्रजाति की होती है फ्लाइंग फॉक्स, ये रहा। और ये हमेशा उल्टा लटकती है, ध्यान रखें, हमेशा ही ये पैरों पे उल्टा लटकती है, यानी पैर ऊपर और सर नीचे रहती है, हमेशा उल्टा लटकती है। ये कौन, तो चमगादड़ की बात करें, ठीक। अब देखते हैं इंडियन फ्लाइंग फॉक्स, जिसको भारतीय उड़न लोमड़ी, जो चमगादड़ की एक प्रजाति है। अगर इसकी IUCN स्टेटस देखें तो ये लिस्ट कंसर्न में है, और अगर WPA देखें, WPA के शेड्यूल में
1972 में, तो ये 2 में शामिल है, इसका मतलब है संरक्षित है, पर शेड्यूल 1 जितना संरक्षित नहीं है। ठीक, अगर वर्मिन घोषित करने के लिए किसी को शेड्यूल 5 में पहले रहना पड़ता था, जो 2022 में संशोधन होकर के शेड्यूल में चेंज हुआ है, तो ये भी देखेंगे उसके बारे में। ठीक है, यह भारत का सबसे बड़ा चमगादड़ है, इंडियन फ्लाइंग फॉक्स। ठीक, अगर इसकी भोजन की बात करें तो आम, केले, जामुन ये सब फल फूल होते हैं, और कुछ इसके साथ जो कीड़े मकोड़े होते हैं उसे भी ये खा जाते हैं, तो इसीलिए ये सर्वाहारी टाइप में आते हैं। रात में सक्रिय होते हैं, रात में उड़ता है, दिन में पैरों पर लटक कर आराम करता है। देखिए, पैरों पर लटक कर आराम करता है ये। अब इको लोकेशन नहीं, सॉरी, यहाँ इको लोकेशन नहीं, इको लोकेशन होता है, कहने का मतलब है इको का मतलब कि वो साउंड निकालता है, उसको देख नहीं पाता है, तो वो साउंड निकलता है, फिर किसी वस्तु से टकरा करके जब उसके पास आता है तो फिर वो महसूस करता है कि यहाँ किससे खतरा है, तो वो इको सिस्टम, इको लोकेशन, इको साउंड के तौर पे वो कार्य करता है। ठीक, यानी फल और पेड़ की पहचान गंध की दृष्टि से करता है, अगर उसकी दृष्टि और घ्राण शक्ति बहुत तेज होती है इसके बेस पे। तो ये हो गया हमारा चमगादड़ की विशेषता हो गया, यानी इंडियन फ्लाइंग फॉक्स। यदि पीड़क जंतु की बात करें, वर्मीन की, तो वे जंतु जो मनुष्यों, कृषि, फसलों, संपत्ति या सार्वजनिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं, ये सभी किससे रिलेटेड है? मनुष्य से रिलेटेड है, और जिन्हें सरकार किसी विशेष क्षेत्र या समय, यानी किसी स्पेशल क्षेत्र या किसी विशेष टाइम में हानिकारक घोषित कर देती है, उन्हें पीड़क जंतु कहा जाता है, वर्मिन कहा जाता है। ठीक, तो उसे क्या है, अगर पीड़क जंतु घोषित कर दिया गया तो उसकी हत्या या नियंत्रण कानूनी रूप से अनुमति योग्य हो जाती है। ठीक, अगर किसी को पीड़क जंतु घोषित कर दिया जाता है तो उसे नियंत्रण किया जा सकता है, उसे हत्या भी की जा सकती है उसे। ठीक, कानूनी परिभाषा 1972 में देखें, वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में, तो शेड्यूल 5 वर्मिन में रखे जाते हैं, शेड्यूल 5 में वर्मिन को रखे जाते हैं। इन पर एक्ट की सुरक्षा लागू नहीं होती है, आप उसे किल कर सकते हैं, क्योंकि वर्मिन घोषित भी किया गया है इसीलिए। अब देखें तो किन किन को आमतौर पर वर्मिन माना जाता है, तो शेड्यूल 5 के अनुसार चूहा, मूसक यानी माइस, इसी का कोई प्रजाति होगी, सामान्य कौवा, फल चमगादड़, फ्रूट बैट्स जो होते हैं, यही कारण है फ्लाइंग फॉक्स भी शामिल है। सियार देखें तो जंगली सूअर, कई राज्यों में क्षेत्र में विशेष वर्मिन घोषित है ये, क्योंकि ये खेती, अनाज भंडार घर, इन सभी को नुकसान पहुंचाते हैं। अब बात करते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। अगर पुरानी व्यवस्था, ओल्ड शेड्यूल देखें तो यही व्यवस्था यूपीएससी 2024 में माना, क्यों? क्योंकि अब यूपीएससी 2024 का क्वेश्चन है, उसमें 5 शेड्यूल था पहले। ठीक, 6 शेड्यूल। शेड्यूल 1 में देखें तो सबसे अधिक संरक्षण, जैसे टाइगर, एलिफेंट, लायन, ये सभी हो गए। शेड्यूल 2 की बात करें तो उच्च संरक्षण है, पर पार्ट 1 की तुलना में कम है। शेड्यूल 3 में भी सामान्य संरक्षण वाली प्रजाति है, शेड्यूल 4 में साधारण संरक्षण, कई छोटे स्तनधारी ये सब पाया जाता है। शेड्यूल 5 में वही वर्मिन होता है। ठीक, यहाँ इंडियन फ्लाइंग फॉक्स, फ्रूट बैट्स, ये सभी इसमें शामिल होते हैं, जैसे चूहे, मूसक, ये सभी हो गए। शेड्यूल 6 में संरक्षित वनस्पतियों, यानी शेड्यूल 6 में क्या थी, तो वनस्पतियों से संबंधित है। शेड्यूल 5 तक जीव जंतु है, और शेड्यूल 6 में जो है वो वनस्पति से रिलेटेड। तो इसका जो है अमेंडमेंट हुआ 2022 में, तो 2022 में 3 शेड्यूल किया गया। शेड्यूल 1 अत्यधिक संरक्षण, शेड्यूल 2 में बाकी सभी संरक्षित जानवर, संरक्षण कम लेकिन इसी में मौजूद है। शेड्यूल 3 में जो वनस्पति थे वो शेड्यूल 3 में आ गए, और फिर 4 अपेंडिसेस बनाए गए, यानी साइट्स के बेस पे। साइट्स एक इंटरनेशनल संस्था है, जो आप उसके बारे में इन्वायरमेंट में पढ़ेंगे। ठीक, तो हम देखें हमारा क्वेश्चन क्या था कि इंडियन फ्लाइंग फॉक्स को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन पीड़क जंतु की श्रेणी में रखा गया है, तो बिल्कुल सही है। इंडियन फ्लाइंग फॉक्स अन्य जंतुओं का रक्त पीता है, तो वो रक्त नहीं पीता, बल्कि फल फूल या थोड़ी कीड़े मकोड़े खाता है, रक्त नहीं पीता है वो। ठीक, तो ये गलत हो गया, तो हमारा पहला सही है, दूसरा नहीं है, तो सी आंसर है। अब हम देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन, 21। जीव सिकाडा यानी साइकेडा और मंडूक फूदक, फ्रॉग हॉपर और ताल विसर्पी यानी पॉड स्केटर क्या है? पक्षी है, मत्स्य है, कीट है, सरीसृप है? इन्वायरमेंट का क्वेश्चन तो अलग ही होता है। इस टाइप के क्वेश्चन में आंसर अगर पता हो तो टिक करें और स्किप करके आगे निकले, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें गलती होने के चांसेस ज़्यादा रखते हैं। वैसे देखें तो हम सभी ने पक्षी वगैरह तो बहुत सारे नाम सुने रहते हैं, पर मंडूक फूदक, फ्रॉग हॉपर या सिकाडा पक्षी चांसेस नहीं है, तो फिर ये नहीं होगा, पक्षी नहीं हो सकती, मत्स्य नहीं, इसकी आंसर कीट है। इसमें कोई एलिमिनेशन नहीं, कुछ भी नहीं, डायरेक्ट पता हो तो ही बनाए, ना पता हो फिर आगे बढ़े। इसमें नॉलेज वो इन्फॉर्मेशन का यूज ही नहीं होगा। अब यार कहाँ से कौन इतना पढ़ेगा कि सिकाडा साइकेडा कहाँ पाया जाता है, मंडूक फ्रॉग हॉपर क्या है, ताल विसर्पी पॉड स्केटर क्या है, कौन सा कीट है, कौन सा सरीसृप है, क्या है? वैसे इसका आंसर सी कीट है। ठीक, और इसमें कोई एलिमिनेशन भी नहीं लगती है इन सभी में। अब 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बाजार में मिलने वाले अनेक च्युइंगम, ये देखिए ध्यान रखिए, ये कीवर्ड अनेक, मेनी और च्युइंगम पर्यावरणीय प्रदूषण का स्रोत मानी जाती है। ठीक, पर्यावरणीय प्रदूषण का स्रोत मानी जाती है। स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि अनेक च्युइंगमों में गोंद
गम बेस के रूप में प्लास्टिक होता है, यानी च्युइंगम बनाने में जो गोंद है गम बेस के रूप में प्लास्टिक का यूज होता है। ठीक, तो यहाँ भी देखिए, इससे ध्यान रखें। अगर ये मालूम भी नहीं हो और इस तरीके का क्वेश्चन आइडिया भी नहीं रहता है, और इस तरीके का कोई भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड आप ध्यान रखें, कोई भी स्टेटमेंट देता है, पदार्थ हो चाहे वो केमिकल्स हो, तो वो अगर कोई भी पदार्थ देता है तो उसका निगेटिव इम्पैक्ट होता है तभी देता है वो। तो जैसे दे रहा है कि अनेक च्युइंगम ये पर्यावरण प्रदूषण का स्रोत है, तो इसका निगेटिव क्या है, तो उससे पर्यावरण प्रदूषण होता है। अगर देखें अन्य में तो प्लास्टिक यूज होता है। ठीक, तो ऑब्वियसली बात है अनेक में हो ही सकता है, तो 1 और 2 दोनों सही है, तथा 2 1 की व्याख्या करता है, क्योंकि प्लास्टिक होगा तभी तो फिर उससे पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न होगा। अगर प्लास्टिक नहीं रहता, कोई अच्छा चीज़ रहता, तो पर्यावरण प्रदूषण क्यों उत्पन्न होगा। तो अनेक च्युइंगमों में गोंद के रूप में प्लास्टिक यूज होता है, इसीलिए पर्यावरण प्रदूषण होता है। तो कथन 1 और 2 दोनों सही है, तथा कथन 2 कथन 1 की व्याख्या करता है। अब अगर इसकी देखें तो अधिकांश च्युइंगम जो है जैव निम्नीकरणीय नहीं होते, यानी बायोडिग्रेडेबल नहीं होते। ये फुटपाथ, सड़क और नालियों में चिपककर लंबे समय तक प्लास्टिक कचरे की तरह बनी रहती है। और आप एक देखें, गेस करें तो आप बचपन में कभी अगर किसी स्कूल में पढ़े हो तो बेंच के नीचे चिपका देते थे हम लोग। तो वो अगर आप 10 दिन 20 दिन 1 महीने 2 महीने बाद तो अगर उसे साफ़ सफाई ना किया जाए तो वो अंदर ही चिपकी रहती थी। और ये सभी ना कोई जरूर किए होंगे। ठीक, ये बैक वेंचर की काम होती है। तो लंबे समय तक प्लास्टिक कचरे की तरह बनी रहती है। दुनिया भर में च्युइंगम को सेकेंड मोस्ट कॉमन लिटर आफ्टर सिगरेट बट्स कहा जाता है। यानी अगर सिगरेट बट्स की बात कर दिया जाए, जो पी करके जो छोड़ देते हैं, अगर उसको छोड़ करके वो 1 नंबर पे आता है, तो दूसरे नंबर पे च्युइंगम खा करके हम लोग जो फेंक देते हैं वो आता है उसके सेकेंड मोस्ट है वो। ठीक, अब आधुनिक च्युइंगम में जो है पारंपरिक पेड़ से प्राप्त चिकल की जगह, यानी पारंपरिक पहले पेड़ से प्राप्त चिकल की जगह जो है सिंथेटिक पॉलीमर्स यानी प्लास्टिक आधारित गम बेस उपयोग होता है। ठीक, प्लास्टिक आधारित गम बेस उपयोग होता है। अब ये कहाँ कहाँ उपयोग होता है, तो पॉलीसोबाइटाइलिन में, जो टायर में भी उपयोग होता है ये, यानी पॉलीसोब्यूटालिन में ये टायर में उपयोग होता है, पॉलीएथिलीन में होता है, और पॉलीविलाइन एसीटेट में भी ये होता है। तो देखिए जो हम लोग च्युइंगम खाते हैं उसका क्या क्या उसमें प्लास्टिक आधारित होता है, कैसे, यानी च्युइंगम वास्तव में खाने योग्य प्लास्टिक का एक प्रकार है, तो हम लोग प्लास्टिक ही खा रहे हैं। फिर आगे देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ये देश और अपने प्राकृतिक आवास में पाया जाने वाला जंतु, यानी कह रहा है कि ब्राज़ील में इंड्री पाया जाता है, इंडोनेशिया में एल्क पाया जाता है, मडागास्कर में बोनोबो पाया जाता है। कितने सही सुमेलित है। ये भी बहुत हार्ड क्वेश्चन होती है ये सीधा स्किप करके आगे बढ़ने वाली क्वेश्चन है। क्यों, क्योंकि आपको अब इसमें जो इतनी स्पेसीज़ देती है उसके बारे में अगर 1 2 भी आइडिया हो, इतने कहाँ से स्पेसीज़ होगी कि 3 स्पेसीज़ है और फिर तीनों के तीनों आइडिया है। अब इसमें मान लेते सभी 3 काट भी देंगे तो भी तो मान लेते अब कौन पता है कि कौन है कौन नहीं है। अब वैसे इसका आंसर कोई भी नहीं है, कि ना ही ब्राज़ील में एंड्री पाया जाता, इंडोनेशिया में एल्क नहीं पाया जाता, मेडागास्कर में बोनोबो नहीं पाया जाता। इस स्पेसीज़ के बारे में थोड़ी जान लेते हैं ताकि जब कभी आगे आए तो वो उसे देख पाए। इंड्री की बात करें तो ये इंड्री है भाई साहब, देखिए ये है इंड्री। आकार सबसे बड़ा जीवित लीमर होता है ये। स्वरूप जो है काला सफ़ेद कोट, ये सब छोड़िए। पर्यावास देखें तो मेडागास्कर में आया जाता है। ठीक, तो ये मेडागास्कर में होता है, जबकि मेडागास्कर में किया दिया था बोनोबो, तो ये इंड्री मेडागास्कर में पाया जाता है। छोटे परिवार समूहों की होते हैं, एक पत्नी, जोड़े और संतान। वो छोटे प्रजनन में कम प्रजनन दर, प्रत्येक 2 व 3 वर्ष में एक संतान ये जन्म देते हैं। ठीक, संरक्षण स्थिति देखें तो आयुष्यन स्थिति गंभीर रूप से संकटग्रस्त, यानी उसके लिए हमें IUCN में जितने स्पेसीज है जो गंभीर रूप से, जो ऊपर डेंजर्ड, इंडेंजर्ड और क्रिटिकल, उन सभी को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। फिर अगर संरक्षण प्रयास देखें तो नीड नहीं है देखना, उतना डिटेल्ड ये नहीं देखना। फिर देखते हैं एल्क, यानी सर्वस कैनेडेनेंस, ये है भाई साहब एल्क जो है ये है। ठीक, जो एल्क हमें पूछ कहाँ रहा था, तो एल्क पूछ रहा है इंडोनेशिया में। ठीक, तो एल्क जो है ये बड़ी हिरन प्रजाति है। ठीक, ये बड़ी हिरन का एक प्रजाति है एल्क। ये पाया कहाँ जाता है एल्क, तो उत्तरी अमेरिका और मध्य एशिया के ऊंचे पहाड़ों में पाया जाता है। और वही फिर बोनोबो देखें वो पाया जाता है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में, यानी ये है बोनोबो, जो सामान्य चिंपांजी की तुलना में जो है छोटे और पतले होते हैं जो चिंपांजी है। तो अगर इंड्री की बात करें तो इंडोनेशिया में, एल्क की बात करें तो ये उत्तरी अमेरिका और एशिया के ऊंचे पहाड़ों में, और फिर वो बोनोबो देखे तो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में पाया जाता है। तो इसमें से कोई भी सही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन डी है। तो आप इमेज ध्यान रखें, ये इमेज है इंड्री की, फिर ये हो गया एल्क की,
और ये हो गया बोनोबो की। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। ये है 24 नंबर क्वेश्चन। विश्व शौचालय संगठन यानी वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों में से एक है। अब देखिए, देखेंगे इसकी ट्रिक की बात करेंगे। दूसरा ऑप्शन है वैश्विक स्वच्छता संकट के समाधान पर कार्रवाई हेतु प्रेरित करने के लिए विश्व शौचालय शिखर सम्मेलन, विश्व शौचालय दिवस और विश्व शौचालय कॉलेज इस संगठन की पहल है। यानी इसकी पहल क्या है, तो विश्व शौचालय शिखर सम्मेलन आयोजित करना, विश्व शौचालय दिवस मनाना, विश्व शौचालय कॉलेज में प्रोत्साहन प्रदान करना। तो प्रोत्साहन किस चीज़ के लिए, तो वही साफ सफाई के लिए। तीसरा ऑप्शन है इसके कार्यों का मुख्य लक्ष्य कम विकसित देशों और विकासशील देशों को खुले में शौच की समाप्ति के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निधि प्रदान करना है। ठीक, निधि प्रदान करना। तो अब ध्यान दें इस तरीके का क्वेश्चन में कि अब इंटरनेशनल रिलेशन के ये है कि विश्व शौचालय संगठन की बात करें तो अब यहाँ ट्रिक क्या है कि एजेंसियों में से एक, तो यहाँ पे काम नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि यूएन राष्ट्र की एजेंसियों में से एक नहीं है वो। ठीक, कभी कहीं हर जगह एक्सेप्शन होता है। अब ध्यान दें, हमने ऊपर बात किया था कि कोई भी, जैसे मान लेते हैं कोई केमिकल हो या कोई सब्सटेंस हो, तो उसका निगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है तो इन्वायरमेंट में देता है वो, क्योंकि उसका निगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। पर अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, ध्यान रखें, अगर वो अच्छा काम कर रहा है, उससे कुछ अच्छा बेनिफिट हुआ है, तो ऑर्गेनाइजेशन में पॉजिटिव चीज़ें देता है, ध्यान रखें, पॉजिटिव संस्था के संबंध में। और अगर केमिकल या सब्सटेंस की बात हो तो उसका निगेटिव इम्पैक्ट रहता है, तो वो देता है। ठीक, तो हम देखते हैं इसका कार्य मुख्य लक्ष्य कम विकसित देशों और विकासशील देशों को खुले में शौच की समाप्ति के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निधि प्रदान करना। अब आप खुद सोचिए कि कोई एक और ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो सारे विकसित और विकासशील देशों को निधि देगा, कहाँ से देगा, उसके पास कहाँ से उतने पेमेंट आएंगे। तो आप छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखें, तो इसे काट सकते थे कि इतने कहाँ से उसके पास वो फंड्स आएगा जो वो कह रहा है कि विकसित देशों और विकासशील देशों को। अगर केवल विकासशील कहता तो मान भी लेते, यहाँ विकसित देशों भी दे रहा है को। ठीक, तो ये तो हमारा नहीं होगा। अब देखते हैं, अगर आपका 3 कट गया तो ये कट गया। अब केवल 2 या एक और 2। ठीक, तो यह संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों में से एक नहीं है। क्यों, क्योंकि यह एक एनजीओ है। ठीक, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसीलिए जो है पहला ऑप्शन भी हमारा कट गया। तो इसमें केवल 2 सही है। अब देखते हैं विश्व शौचालय संगठन के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ये देखिए, अब आप ये मत कहना कि मैंने वो ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं दिखाया। ये देखो ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक टॉयलेट जैसा ही शेप में है, तो आप देख लो, इसीलिए मैंने ऑर्गेनाइजेशन दिखा दिया। बाद में मत कहना कि ऑर्गेनाइजेशन नहीं दिखाया था। विश्व शौचालय संगठन एक स्वतंत्र और गैर लाभकारी संगठन है। ठीक, यह संयुक्त राष्ट्र का एजेंसी नहीं है। ठीक, विश्व शौचालय संगठन वैश्विक स्वच्छता मुद्दों को संबोधित करने के लिए अपनी पहल के तहत विश्व शौचालय शिखर सम्मेलन, विश्व शौचालय दिवस और विश्व शौचालय कॉलेज का आयोजन करता है। जबकि विश्व शौचालय संगठन स्वच्छता में सुधार के लिए काम करता है। इसकी मुख्य गतिविधियों में सीधे धन देने के बजाय उसकी वकालत, शिक्षा सर्वोत्तम, यानी उसकी प्रथाओं को वो बढ़ावा देता है, प्रोत्साहन देता है वो। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो 19 नवंबर 2001 में स्थापना किया गया था। वही इसका उद्देश्य है तो वकालत, शिक्षा, नवप्रवर्तन, ये सब करना। महत्वपूर्ण पहल देखें तो विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को। क्यों, क्योंकि 19 नवंबर 2001 को स्थापना हुआ था। सैनी शॉप यानी स्थानीय उद्यमियों को किफ़ायती स्वच्छता उत्पादों का उत्पादन और बिक्री करने के लिए प्रशिक्षित करना है। स्कूल शौचालय परियोजनाएं, वकालत अभियान करना, विश्वव्यापी पहुंच प्रदान करना, फिर मान्यताएं देना, इन सभी है। ठीक, चुनौतियां क्या है, तो अभी भी खुले में शौच है, स्वच्छता असमानता है, फिर स्वास्थ्य एवं स्वच्छता से संबंधित मुद्दे हैं। तो इसका आंसर है केवल बी, जो विश्व शौचालय दिवस, विश्व शौचालय शिखर सम्मेलन और विश्व शौचालय कॉलेज इस संगठन की पहल है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं 25 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब ये भी इन्वायरमेंट से क्वेश्चन है कि सिंह की कोई विशेष प्रजनन ऋतु नहीं होती। ठीक, अधिकांश अन्य बड़ी बिल्लियों से भिन्न चीता जो है दहाड़ता नहीं है। यानी अधिकांश अन्य बड़ी बिल्लियों से भिन्न जो है चीता दहाड़ता नहीं है। नर सिंह से भिन्न जो है नर तेंदुए गंध चिन्ह का उपयोग द्वारा अपना क्षेत्र घोषित नहीं करते हैं। अब देखेंगे इन सभी के बारे में, सिंह के बारे में भी देखेंगे, फिर थोड़ा चीता के बारे में। अब देखिए इस क्वेश्चन में एक ट्रिक की बात करते हैं। अब ये ट्रिक वाकई में काम किया है। कैसे, 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है और इसके ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, तो 1 2 2 3 1 3 1 2 3।
यानी इसमें मिनिमम, इससे क्या पता चलता है कि इसमें 2 स्टेटमेंट तो सही होगा। ठीक, क्यों? क्योंकि अब इसमें से कौन 2 सही होगा ये पता नहीं है, पर इसमें से 2, क्योंकि इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें तो 3 है, तो मिनिमम इसमें 2 सही होगा। तो अगर इस तरीके का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो आप देखें कि 3 स्टेटमेंट है और ऑप्शन देखें तो ऑप्शन से पता चल गया कि इसमें से कोई ना कोई, या तो ये, नहीं तो ये, नहीं तो ये, कोई ना कोई इसमें से 2 तो सही होगा। अगर 3 भी सही हो सकता है पर मिनिमम 2 तो सही होगा ही। तो इसके एनालिसिस की बात करें तो शेर जो है पूरे साल संभोग और प्रजनन कर सकते हैं, उनका प्रजनन किसी खास मौसम तक सीमित नहीं है और मादाएं किसी भी समय कामोत्तेजना में आ सकती है, इसीलिए कथन एक सही है। क्योंकि कथन एक क्या था, तक सिंह की कोई विशेष प्रजनन ऋतु नहीं होती है। ठीक, जैसे अब हाथियों के होता है उसी तरीके से शेर का नहीं होता। तेंदुए वास्तव में बड़ी बिल्लियों में अद्वितीय है क्योंकि वे दहाड़ नहीं सकते। ठीक, तेंदुए दहाड़ते नहीं है, इसके बजाय वे कई अन्य तरह की आवाज़ें निकालते हैं जिनमें म्याऊं म्याऊं, चहकना और गुर्राना शामिल है। तो यही चीता की बात करें तो चीता दहाड़ता नहीं है। ठीक, नर तेंदुए कई अन्य बड़ी बिल्लियों की तरह जो है अपने क्षेत्र को घोषित करने के लिए गंध चिन्हों का उपयोग करते हुए अपने क्षेत्रों को चिन्हित करने के लिए मूत्रमल और गंध ग्रंथियों से स्राव का उपयोग करते हैं। ठीक, तो हमारा ऑप्शन, वो क्वेश्चन क्या था, नहीं करते हैं, यानी नर सिंह से भिन्न जो है, नर सिंह से भिन्न नर तेंदुए गंध चिन्ह द्वारा अपना क्षेत्र घोषित नहीं करते हैं। तो नर तेंदुए भी गंध चिन्ह द्वारा अपना क्षेत्र घोषित करते हैं। तो ये हमारा गलत हो गया। तो 1 और 2, यानी पहला क्या है, सिंह की कोई विशेष प्रजनन ऋतु नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती है, क्योंकि वो पूरे साल में कभी भी वो प्रजनन कर सकता है। अधिकांश अन्य बड़ी बिल्लियों से भिन्न चीता दहाड़ता नहीं है। ठीक है, वो म्याऊं म्याऊं करता है। अब नर तेंदुए गंध चिन्ह द्वारा अपना घोषित क्षेत्र घोषित नहीं करती बल्कि करती है, नर तेंदुए भी और नरसिंह भी करती है। तो इसमें से 2 जो सही था वो 3 गलत था, तो ये गलत, ये गलत, तो केवल 1 और 2 दोनों सही। अब अभी थोड़ी शेर के बारे में देखते हैं। ठीक, अब शेर जो है वो 2 प्रकार की होती है शेर, एक होती है एशियाटिक और एक अफ्रीका, यानी एक एशिया का शेर और अफ्रीका का शेर। ठीक, ये देखो आप अफ्रीकन शेर है और ये देखो एशिया का शेर, इसमें अंतर क्या है, तो इसके जो ये है यहाँ जो ये घास फूस जमा हुआ है इसके ऊपर, ये ज़्यादा होता है अफ्रीकन शेर में और एशियन शेर में ये कम होता है। पर एशियन शेर की मोटाई ज़्यादा होती है, अफ्रीकन शेर की मोटाई कम होती है। सामने से देखो, ये है एशियन लायन, इसमें जो घास फूस है वो कम है और इसमें अफ्रीकन शेर में ज़्यादा है वो घास फूस, पर इसकी मोटाई ज़्यादा होती है, इसकी अफ्रीकन की कम। इसे मेन बोलते हैं, जो ये जंगल झाड़ जो घास फूस है उसे मेन बोलते हैं। और ये देखिए यहाँ शॉर्ट मैन और यहाँ लॉन्ग मैन होते हैं। ठीक, अब देखते हैं अफ्रीकी शेर जो है वो उसकी स्थिति संरक्षित स्थिति, यानी अभी वो ठीक है, वो ठीक असुरक्षित स्थिति में है, ज़्यादा वो दिक्कत नहीं हुआ है अभी। एशियाई शेर की बात करें तो वो लुप्त प्राय की स्थिति में आ चुका है, वो लुप्त प्राय मतलब वो ज़्यादा नहीं है एशियाई शेर। ठीक, अब वो देखेंगे क्यों। अगर परिशिष्ट 1 और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अनुसूची 1 में है, यानी साइट्स की परिशिष्ट 1 में है और WAP की अनुसूची 1 में है। फिर अगर अफ्रीकी शेर की बात करें तो ये परिशिष्ट 2 में है, यानी साइट्स की, और CMS के परिशिष्ट 2 में है वो। अब यदि दोनों शेरों में अंतर देखें तो वैज्ञानिक नाम देखें तो ये एशियाई शेर है, ये अफ्रीकी शेर। वैज्ञानिक नाम इसका पैंथेरा लियो पर्सिका है और इसका पैंथेरा लियो लियो अफ्रीकी शेर का। पाया कहाँ जाता है, तो एशियाई शेर केवल भारत में, ध्यान रखें एशियाई शेर केवल भारत में, वो भी गिर जंगल गुजरात में, जबकि अफ्रीकी शेर पूरे अफ्रीका के 25+ देश। इसीलिए इसे लुप्त प्राय घोषित किया गया। क्यों? क्योंकि वो एक ही क्षेत्र में पाया जाता है, गिर जंगल में। अगर मान लेते हैं वहाँ कोई अगर रोग हो गया तो सारे शेरों में फैल जाएगा, तो उसे नुकसान हो जाएगा, क्योंकि उसकी क्षेत्र जो है बहुत लिमिट है। क्षेत्रीय विस्तार देखें तो बहुत सीमित है, सही बात है, इसका बहुत व्यापक है। आयुषीयन स्थिति तो ये अत्यंत संकटग्रस्त है और ये अभी संकटग्रस्त है, यानी इंडेंजर्ड और वल्नरेबल। आयल देखें तो आयल मतलब वही जो गर्दन में घास फूस जैसा है, तो छोटा और कम घना, इसका बड़ा घना और गहरे रंग होता है। पेट की त्वचा देखें तो इसका स्पष्ट स्किन फोल्ड मौजूद होता है, स्किन फोल्ड मौजूद नहीं होता है। शरीर छोटा और पतला, बड़ा और भारी होता है, किसका, तो अफ्रीकी शेर का। चेहरा की बात करें तो संकरा होता है, इसका चौड़ा होता है। प्राइड यानी समूह आकार की बात करें तो इसका छोटा होता है और इसका बड़ा समूह होता है, 10 से 20 सदस्य है, उसमें 2 से 5 सदस्य होते हैं। समूह व्यवहार की बात करें तो ये अधिकतर अकेला चलता है और ये समूह सहयोग अधिक करता है। शिकार शैली छुपकर या रात में समूह बनाकर सामूहिक रूप से करते हैं। भोजन की बात करें तो जो इंडिया में पाया जाता होगा जैसे हिरन, नीलगाय, सांभर, भैंस, पालतू पशु, जो अफ्रीका में पाया जाता होगा जेबरा, वाइल्ड बीस्ट, भैंस, जिराफ, ये सब। अनुवांशिक विविधता बहुत कम है क्योंकि जोखिम है, क्योंकि वो एक ही क्षेत्र में पाया जाता है। अधिक है, कई आबादी है, अलग अलग क्षेत्र में पाई जाती है। मुख्य खतरे की बात करें तो हैबिटेट लॉस सबसे बड़ा, अगर किसी को कुछ वायरस हो गया
तो फिर सबको ख़त्म हो जाएगा। सिंगल पॉपुलेशन रिस्क ज़्यादा है, हैबिटेट लॉस है, पोचिंग, ट्रॉफी हंटिंग यानी वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में शिकार करना, भारतीय कानून यानी WPO 1972 के शेड्यूल 1 में, और अफ्रीका का भारत में कैसे होगा, तो इसलिए नहीं। ठीक, तो एक बार ध्यान दे लें कि ये भाई साहब थोड़े इसकी तुलना में ये थोड़े कमज़ोर होते। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है हमारा 26 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा 100 मिलियन किसानों यानी 10 CR 10 करोड़, ठीक, विवरण पूछ रहा है कि क्या सही विवरण क्या है 100 मिलियन किसानों यानी 10 करोड़। तो अब देखते हैं, ये कोई पहल है, अब किसी के द्वारा स्टार्ट किया गया है। अब देखते हैं इसकी विशेषता क्या है। तो यह नेट शून्य यानी कार्बन जीरो करना, प्रकृति सकारात्मक खाद्य और जल प्रणालियों की ओर संक्रमण, ठीक, प्रकृति सकारात्मक यानी इसका क्या है, तो नेट शून्य और प्रकृति सकारात्मक खाद्य और जल प्रणालियों की ओर संक्रमण को तेज करने के लिए एक मंच है, जिसका लक्ष्य जो है किसानों को पुनरुत्थानशीलता में वृद्धि करना है, यानी पुनरुत्थानशीलता में वृद्धि करना है। पुनरुत्थानशीलता का क्या मतलब है कि इसे सहनशील बनाना, प्रतिरोध बनाना, क्योंकि सूखा में, फिर बाढ़ में, इन सभी में वो अपने आप को मेंटेन करके रख सके। ठीक, यह जैविक पशुपालन के विकास को सहायता देने एवं सशक्त करने में इच्छुक व्यक्तियों और कृषि संगठनों का एक नेटवर्क है और एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन है। तो यह जैविक पशुपालन के विकास में, ठीक, यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो पूरी तरह से सेवा प्रदाताओं के साथ एकीकृत है और ब्लॉकचेन पर निर्मित है, जो क्रेताओं, विक्रेताओं और तीसरे पक्षकारों को शीघ्र और सुरक्षित रूप से उर्वरकों का व्यापार करने की सुविधा प्रदान करता है। यह एक मंच है जिसका ध्येय जो है किसानों को कृषक उत्पाद संगठनों अथवा कृषि व्यवसाय संघ बनाने के लिए प्रोत्साहित करना है, जिससे उन्हें उनके उत्पादों को बेचने के लिए वैश्विक खुले बाजारों में पहुंच प्राप्त करने की सुविधा मिलती हो। तो देखिए, अब ये कह रहा है कि भाई 100 मिलियन किसान जो है, 10 करोड़ किसान पहल ऐसा है जो नेट शून्य और प्रकृति सकारात्मक खाद्य और जल प्रणालियों की ओर संक्रमण करने में एक ऐसा प्रदान करना है, ताकि किसान जो है सूखा, बाढ़, ऐसे जितने भी कभी संकट आए तो अपने आप को वो मेंटेन कर सके। तो ये मुझे थोड़ा लग रहा है कि हाँ, ये हो सकता है। अब देखते हैं दूसरा, यह जैविक पशुपालन। तो ये थोड़ी एक्सट्रीम मोड है। क्यों? क्योंकि यह कह रहा है कि जैविक पशुपालन के विकास में क्या, इसका कोई भी अगर 100 मिलियन किसान या कुछ भी पहले स्टार्ट करेगा किसानों के लिए, तो उसका एक ही लक्ष्य हो, ये थोड़ी मुश्किल है कि जैविक पशुपालन के विकास को सहायता देने एवं सशक्त करने में। ठीक, फिर ये देखते इसमें एक्सट्रीम मोड आ गया पूरी तरीके से कि यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो पूरी तरह से सेवा प्रदाताओं के साथ एकीकृत है। तो पूरी तरह से तो बिल्कुल नहीं होगा, तो ये तो नहीं होगा। यह एक मंच है जिसका उद्देश्य क्या है, तो किसानों को कृषक उत्पाद संगठनों अथवा कृषि व्यवसाय संघ बनाने। अब आप कितने संघ बनाओगे, ये बहुत मुश्किल है और बहुत बड़े लेवल की काम है, तो ये भी मुश्किल है, नहीं होगी। तो हमारा क्या बच गया, इन दोनों में से कोई ये लग रहा है, पर जैविक पशुपालन ये थोड़ी एक्सट्रीम हद है, पर फिर भी आप इस तरीके से एलिमिनेट करके लास्ट 50-50 तक पहुँचो और फिर उसके बाद आप करो। वैसे एग्जामिनेशन हॉल में इतना टाइम नहीं होता है कि हम देखें और इस तरीके से एलिमिनेशन करें, पर मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि इस तरीके से हम इसीलिए पढ़ाई करते हैं, इसीलिए एनालिसिस करते हैं, क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन होने के बावजूद भी एग्जामिनेशन हॉल में आप सभी क्वेश्चन सही नहीं कर सकते हैं। कुछ ऐसे तरीके हैं जो एग्जाम, जैसे अब देखते एक बहुत पढ़ता है पर फिर भी ऐसा होता है कि वो कभी कोई एग्जाम नहीं निकाल पाता। एक मीडियम नॉर्मल पढ़ाई करता है जो एक जितनी मेहनत करनी चाहिए उससे थोड़ी कम करता है, पर वो एग्ज़ाम निकाल लेता है। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम निकालना केवल इन्फॉर्मेशन की बात नहीं होती है, कि केवल नॉलेज का गेम नहीं है एग्ज़ाम निकालना। कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ मेथड्स, कुछ ट्रिक होते हैं जिसके बेस पे एग्जाम निकाला जाता है। तो फिर हम देखते हैं अभी 100 मिलियन किसानों की क्या पहल क्या है, ये क्या है 100 मिलियन किसान। ठीक, तो 100 मिलियन फार्मर्स एक वैश्विक मल्टी स्टेक होल्डर प्लेटफॉर्म है जिसे WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच द्वारा शुरू किया गया है। इसका लक्ष्य क्या है, तो वर्ष 2030 तक वैश्विक खाद्य एवं जल प्रणालियों को नेट जीरो कार्बन, प्रकृति सकारात्मक और किसानों की लचीलापन सुनिश्चित करती प्रणालियों में बदलना है। किसानों की लचीलापन का मतलब वही कि यदि कभी फसल खराब हो गया, बाढ़ आ गया, सूखा आ गया, तो उसमें भी अपने आप को कैसे मेंटेन करके रख सके वो। ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो किसानों और भोजन प्रणालियों को वैश्विक जलवायु व प्रकृति एजेंडा का केंद्र बनाना, किसानों के लिए जो है जलवायु अनुकूल और प्रकृति अनुकूल कृषि प्रथाएं को विस्तार से लागू करना, और 100 मिलियन किसानों तक पहुंचकर इस बदलाव को व्यापक करना, यानी 1-2 इसके 3 लक्ष्य हैं। ठीक, अब इसमें देखें तो मल्टी सेक्टोरल प्लेटफॉर्म का क्या मतलब है, अगर विशेषताएं में देखें तो सरकार, निजी क्षेत्र, किसान के संगठन, ये सभी इसमें शामिल है, कृषि समिति, NGO आदि शामिल है ये सभी। ठीक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय लाइट हाउस परियोजनाएं विकसित करना, जहाँ कृषि प्रणालियों में परिवर्तन परीक्षण के तौर पर किया जा सके। ठीक, वित्तीय मॉडल, पर्यावरणीय परिणामों का मूल्यांकन, स्मार्ट तकनीक आदि का उपयोग करना, यानी ये किसानों के पक्ष में करना।
तो इसका क्या मतलब है कि इसका आंसर हो गया ये कि यह नेट शून्य कार्बन प्रकृति सकारात्मक खाद्य और जल प्रणालियों की ओर संक्रमण को तेज करने के लिए एक मंच है, जिसका लक्ष्य जो है किसानों को पुनरुत्थानशीलता में वृद्धि करना है। ठीक, पुनरुत्थानशीलता का मतलब यही है रेजिलियंस, यानी सूखा पड़े तब भी किसान ऐसी क्षमता विकसित करे कि बाढ़ है तब भी, कीमत गिरे तब भी, जलवायु बदले तब भी अपने आप को मेंटेन कर सके, जीवित रख सके और आत्महत्या की कमी हो। संक्रमण का मतलब होता है वही ट्रांजिशन करना, कि पुरानी खेती से आधुनिक टिकाऊ कम कार्बन प्रकृति अनुकूल खेती की तरफ बदलाव करना। ठीक, बाकी यदि जैविक पशुपालन की बात करें तो जैविक पशुपालन का क्या मतलब होता है कि गाय भैंस का गोबर गौमूत्र जैविक खाद हो गया, फिर खेती का चारा पशुओं का भोजन हो गया। जीरो बजट यानी लो इनपुट सस्टेनेबल फार्मिंग कहा जाता है, जहाँ कृषि प्लस पशुपालन का एकीकृत मॉडल होना चाहिए, वो भी नेचुरल तरीके से, प्राकृतिक तरीके से हो। बाकी ये नेट शून्य कार्बन और प्रकृति सकारात्मक, तो ये अच्छे तरीके से प्राकृतिक तरीके से जैविक तरीके से खेती करने की ओर प्रोत्साहित करना। तो हमारा आंसर ए है। इस तरीके का पहल जो है करंट अफेयर्स में आते रहते हैं, तो जब आप करंट अफेयर्स मैगजीन पढ़ें तो ध्यान रखें, उससे आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। ठीक, 27 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बैटरी भंडारण, बायोमास जनरेटर, ईंधन सेल, रूफटॉप और प्रकाश वोल्टीय यूनिट। अब ये कह रहा है इसमें कि उपयुक्त में से कितने वितरित ऊर्जा संसाधन माने जाते हैं। अब इस क्वेश्चन में अगर आपको केवल इसका आइडिया हो, इस टर्मिनोलॉजी का आइडिया हो, विस्तृत ऊर्जा संसाधन यानी डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेज या क्या मीनिंग है, तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं कि वितरित ऊर्जा संसाधन बैटरी भंडारण, बायोमास जनरेटर, ईंधन सेल और रूफटॉप और प्रकाश वोल्टीय यूनिट माने जाते हैं या नहीं माने जाते हैं। ठीक, तो अब देखते हैं वितरित ऊर्जा संसाधन होता क्या। तो वितरित ऊर्जा संसाधन की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेज DRS एक छोटी छोटी ऊर्जा इकाइयाँ जो उपभोक्ता के पास घरों में, गाँवों में या स्थानीय स्तर पर बिजली पैदा करती है। अब जैसे एक होता है मेन पावर प्लांट, कि वहाँ से सबको बिजली जा रही है, ठीक, ये हर घर में बिजली जा रही है। पर एक होता है कि भाई कुछ ऐसे उपाय किए जाए जो हर घर में खुद के लिए, वो खुद तैयार कर रहे हैं कि ये भी अपने लिए, ये भी अपने लिए, हर घर में खुद के लिए तैयार करते हैं। तो घरों में, गाँव में या स्थानीय स्तर पर बिजली पैदा करती है, संग्रहित करती है या वितरित करती है, उन्हें वित्तीय ऊर्जा संसाधन कहते हैं। बिजली उत्पादन बड़े थर्मल या हाइड्रो प्लांट पावर में नहीं, बल्कि छोटे छोटे स्रोतों द्वारा लोकल स्तर पर जहाँ उपयोग होगा वहीं उसी के पास बिजली पैदा करना। अब जैसे हर घर में अभी सोलर लग रहा है तो वो भी तो खुद से उत्पादन कर रही है, तो कुछ ऐसे कार्य करना जो हर व्यक्ति, हर घर अपने लिए जो है बिजली उत्पादन कर सके। कोई जैसे मान लेते अब एक गाँव में लोकल एरिया वो कर दिया है, छोटे से गाँव में, वहाँ से लोगों को चला गया, तो वो भी वितरित ऊर्जा संसाधन ही है, क्योंकि एक बड़े प्लांट से बहुत सारे शहर जुड़े हुए होते हैं। पर अगर छोटे छोटे गाँव भी खुद के लिए करने लगे तो वो वितरित ऊर्जा संसाधन ही होगा। ठीक, अब अगर इसके एग्जाम्पल देखें तो रूफटॉप सोलर यानी सबसे बड़ा उदाहरण है, घर पर लगे सोलर पैनल, छोटे पवन चक्की, बायोगैस प्लांट, बैटरी स्टोरेज सिस्टम यानी होम बैटरी जो लगी होती है वो, फिर उसके बाद माइक्रो ग्रिड्स या मिनी ग्रिड्स, वेस्ट टू एनर्जी छोटे संयंत्र। इसका मतलब है कि हर शहर या छोटे गाँव में जैसे कचरा वो संग्रहण किया जाता है और फिर उस संग्रहण से जो है कुछ एनर्जी में बदला जाता है कुछ प्रोसेस द्वारा, तो वही हो गया वेस्ट टू एनर्जी यानी कचरा से ऊर्जा बनाना। ठीक, ईवी की बैटरी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी जो है वो हो गया। फिर माइक्रो स्केल हाइड्रो छोटे जल विद्युत प्लांट, ये सभी क्या हो गए, तो विद्युत ऊर्जा संसाधन हो गई है। ठीक, अब ये महत्वपूर्ण क्यों है देखें तो एनर्जी सिक्योरिटी बढ़ाता है, ठीक, ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाता है, स्थानीय स्तर पर उत्पादन, ट्रांसमिशन जोखिम कम होता है, कार्बन उत्सर्जन कम करता है। सोलर हो गया, बायोगैस हो गया, स्मॉल विंड हो गया, लो कार्बन एमिशन करेंगे। दूर दराज क्षेत्रों में बिजली आसानी से पहुंच जाएगी, पावर प्लांट पर निर्भरता कम होगी। इससे जहां ग्रिड नहीं है वहां भी बिजली पहुंच आसानी से हो जाएगी। लागत कम होता है, इससे प्राकृतिक आपदाओं में बेहतर काम करता है, किसानों के लिए एक आय का स्रोत हो जाता है। बिल्कुल सही बात। तो आप समझ गए कि वितरित ऊर्जा संसाधन क्या होता है, यानी ऐसे ऊर्जा स्रोतों और प्रणालियों से है जो केंद्रीयकृत ग्रिड प्रणाली, जो एक केंद्र स्तर पर यानी बड़े स्तर पर पावर प्लांट है, उससे अलग छोटे स्तर पर स्थापित किए जाते हैं। ध्यान रखें, तो इसमें बैटरी भंडारण भी हो सकता है, बायोमास जनरेटर होगा, ईंधन सेल होगा और रूफटॉप सौर प्रकाश वोल्टी यूनिट होगा। तो इसमें सभी 4 आंसर होगा। ठीक, सभी 4। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 28 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष एक ऐसे कीट के साथ एक अद्वितीय संबंध को दर्शाता है जो इस वृक्ष के साथ सह विकसित हुआ है। ठीक, सह विकसित सब ध्यान रखें, और वह एकमात्र कीट है जो इस पेड़ को परागित कर सकता है। अगर वो कीट नहीं रहे तो वो पेड़ परागित नहीं होगा। यानी कौन सा वृक्ष एक ऐसे कीट के साथ एक अद्वितीय संबंध को दर्शाता है जो उस वृक्ष के साथ सह विकसित हुआ है और एकमात्र कीट है जो इस पेड़ को परागित कर सकता है। तो ऑप्शन में है अंजीर यानी फिग कहते हैं, महुआ, चंदन, सैंडलवुड और डी सेमल
यानी सिल्क कॉटन या रेशमी कपास इसको कहते हैं। तो हम पेड़ की बात करें तो एक सेकंड, तो हम अब देखते हैं ऐसे गुण कहाँ पाया जाता है। जैसे अब महुआ की पेड़ की बात करें तो ये रहा महुआ का पेड़, ठीक। चंदन का ये है, सेमल का ये है, देखिए जिससे ये सिल्क कॉटन सेमल ऐसे फूल होते हैं, फिर बाद में ये ऐसे रुई निकलते हैं, तो हम सभी जानते हैं। बाकी अंजीर का हम ऊपर देखते हैं, ये रहा अंजीर का पेड़, इस तरीके की अंजीर का फल होता है और ये इसके पेड़ हो गए। तो अब ये जो प्रोसेस होता है वो फिग ट्री यानी फिकस सैप जो होता है, फिग वास्प इसी को कहते हैं। यानी इन दोनों के बीच एक अद्वितीय सहविकास, यानी वही अंजीर का पेड़ और फिग वास्प यानी बर जो होता है उसी के बीच होता है कोई वैल्यूएशन यानी अद्वितीय सहविकास। इसका क्या मतलब है कि फिग वास्प की एकमात्र कीट है जो फिग ट्री को परागित करता है। फिग ट्री मतलब अंजीर का पेड़। हर फिकस प्रजाति के लिए एक स्पेसिफिक वास्प स्पेसीज होती है, कोई दूसरा कीट, पक्षी या हवा इसे परागित नहीं कर सकती है। फिग वास्प अपना पूरा जीवन चक्र फिग फल के अंदर पूरा करती है, ठीक, अंदर पूरा करती है। कैसे? तो मादा वास्प जो है अंजीर के अंदर अंडे देती है, अंदर ही बच्चे निकलते हैं, वहीं से बाहर आते हैं, ठीक, अंजीर फल के अंदर ही, और नई फिग्स में जाकर पॉलिनेशन करते हैं। यह संबंध परस्पर निर्भरता यानी ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म कहलाता है। फिग ट्री बिना वास्प फल नहीं बनेगा और वास्प बिना फिग जीवन चक्र पूरा नहीं होगा। अब देखिए कैसे प्रोसेस है, ये है, ठीक, ये फल है, यहाँ से देखिए। अब जैसे ये कली आया पहले, ठीक, कली, अब यहीं पे क्या करेगा, इसके अंदर ही ये कली है। अब ये देखिए ये क्या किए, ये दोनों आकर के ये जैसे यही वास्प हो गया और यहीं पॉलिनेशन करेंगे। अब यहाँ से ये निकले, ये ऐसे आए, फिर इतने बड़े हुए, फिर ये इसके अंदर ऐसे डंस मारेगा, वो संक्रमण करेगा, तो फिर ये फल तरीके से बनेगा। तो ऐसे प्रोसेस होते रहते हैं। तो ये एक ऐसा विशेषता है जो वास्प जो है, बर इसको कहा जाता है, वो अंजीर के पौधों में अंदर रह करके ही इस तरीके का काम करते हैं, यानी परागन का काम करते हैं। महुआ की बात करें तो महुआ के पेड़ों का परागन मधुमक्खियों, तितलियों और पतंगों बहुत सारों से हो सकता है, ठीक। चंदन की बात करें तो चंदन के पेड़ों का परागन जो है मुख्यतः हवा द्वारा होता है, लेकिन मधुमक्खियों जैसे कीटों भी इसकी भूमिका निभा सकते हैं। रेशमी कपास यानी सेमल की बात करें तो विभिन्न प्रकार के कीटों द्वारा किया जाता है, लेकिन अंजीर का केवल एक ही कीट वो है वास्प द्वारा किया जाता है। अब फिर देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपयुक्त में से कितनों में विषाक्त जातियाँ पाई जाती है। अब इस क्वेश्चन में भी कॉमन सेंस की क्वेश्चन है। विषाक्त जातियाँ कह रहा है कि किसी न किसी जाति में जहर टाइप का, वो पॉइजन टाइप के होते हैं। तो अब कह रहा है ये बहुत सॉफ्ट स्टेटमेंट है, क्यों? क्योंकि उपयुक्त में से कितनों में विषाक्त जातियाँ पाई जाती है। तो दुनिया में कोई ना कोई तितली तो होगा ही, कोई ना कोई मछली तो होगा ही, और मेढक जो होगा ही, जो उसके प्रजाति में जहर या पॉइजन या विषाक्त पाए जाते हैं, ठीक, पाए जाते ही होंगे। तो इसका आंसर सभी तीन हो जाएगा कि हाँ सभी में भी पाए जाते हैं। अब देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अब उपयुक्त में से कितने वृक्ष वास्तव में भारत के देशीय वृक्ष है, ठीक, देशीय वृक्ष, काजू, पपीता, रक्तचंदन। तो देशीय वृक्ष का क्या मतलब होता है कि स्थानिक होता है, यानी प्राकृतिक रूप से कहीं और नहीं पाया जाता होगा, वो केवल अगर देशीय है तो केवल भारत में ही पाया जाता होगा। तो इसका आंसर है लाल चंदन है, कि लाल चंदन केवल एक आंसर होगा कि केवल वो भारत में पाया जाता है रक्तचंदन। इसके बारे में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुका है, 2023 में भी रक्तचंदन चर्चा में था, तो इससे 2023 के PYQ में भी है और यहाँ भी है। बाकी काजू और पपीता क्या है, काजू और पपीता ये सभी पुर्तगाली द्वारा लाए हुए हैं, ठीक। ये काजू और पपीता जो है तो पुर्तगाली द्वारा लाए हुए हैं, और पुर्तगाली से क्वेश्चन पूछा भी था, 2025 में भी क्वेश्चन पूछा है कि अमरूद, फिर अनानास और पपीता, इन तीनों में से कितनों को पुर्तगालियों ने लाया था। तो तीनों ऑप्शन सही होगा कि अमरूद, अनानास और पुर्तगाली। अगर ये हम 2024 में क्वेश्चन एनालिसिस किए रहते तो वो क्वेश्चन सही कर सकते हैं। अब अगर हम वृक्ष की बात करें तो इमेज देखते, ये रहा काजू का, इस तरीके की होता है कि ये नीचे फल के नीचे बाहर ये होता है, ठीक। ये पपीता हो गया, और रक्तचंदन तो हमने वो सैंडल का तो ऊपर पेड़ देखे, ये रेड सैंडलवुड, ठीक। तो थोड़ा थोड़ा इन पौधों के बारे में डिटेल जान लेते हैं कि कहाँ कहाँ से लाया गया था, कब कब लाया गया था, क्योंकि UPSC इसी तरीके का क्वेश्चन पूछती रहती है। काजू की बात करें तो काजू का पेड़ जो है उत्तर पूर्वी ब्राज़ील का मूल पेड़ है, ठीक, उत्तर पूर्वी। इसे पुर्तगाली उपनिवेशियों द्वारा भारत लाया गया था, इसीलिए काजू का पेड़ जो है भारत का मूल पेड़ नहीं है। पपीता की बात करें तो ये कैरिका पपीता, यानी अमेरिका के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, विशेष रूप से दक्षिण मैक्सिको और मध्य अमेरिका का मूल पेड़ है। इसे भारत में लाया गया था, ये भी पुर्तगालियों द्वारा ही लाया गया था।
लाल चंदन तो वो भारत का स्थानिक है। ठीक, अब देखिए हमने देखा कि लाल चंदन के बारे में यूपीएससी पहले भी पूछ चुका है। अब पुर्तगाली जो है भारत में क्या क्या लाए थे, तो आलू लाए थे, टमाटर, मक्का, पपीता, मूंगफली, अमरूद, एवोकाडो, तंबाकू, मिर्च, इन जैसी फसलें लाए थे। ये हमें ध्यान इसलिए देने हो गया कि 2025 में पूछा पपीता, अमरूद और फिर एक और था अनानास, ये तीनों पुर्तगाली द्वारा लाए गए। तो हमारा क्वेश्चन यही था क्या कि उपयुक्त में से कितने भारत के स्थानिक है, तो केवल रेड सैंडलवुड यानी रक्त चंदन जो है भारत का स्थानिक है। ठीक, तो आज हम यहीं तक रहने देते हैं। 30 नंबर तक हमारा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 31 से करेंगे और आप सभी यहाँ तक बने रहे देखें। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।